बेटा आप डे 3 की तरफ जाएंगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर डे 3 में क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, अब इसका और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक जैसे हैं। अब इसको जरा गौर से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। अब देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब फिर वही बात, अंडर रूट खत्म करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे, ये अपनी जगह पे रखें और आप क्या करें, इस स्टेटमेंट को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फिर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लें। अच्छा बेटा, स्क्वायर जब खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। अब ये फर्स्ट का स्क्वायर तो 1 है, लेकिन इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर ये सिंपल हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कि अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिख दिया, फिर प्लस 2 और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल वैसे का वैसे आ जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है अंडर रूट कैंसिल गई, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल नहीं होता भाई, ये तो हमारे पास 2 फर्स्ट इंटू सेकंड है, सेकंड अंडर रूट में ये स्क्वायर नहीं है, गलती से स्क्वायर लग गया, तो अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा। ये दोबारा बता रहा हूँ आपको। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब ये 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट। मैंने बताया यहाँ से गलती से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल कर दे, ये अंडर रूट रहेगा, ये स्क्वायर नहीं है। अच्छा फिर अब क्या करेंगे, इन सारों को इस साइड पे लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस एक्स प्लस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा। फिर हम टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर ले लिया, इधर स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये ब्रैकेट वाला अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 है ना, तो अब ये प्लस 1 है तो इसको उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। अब हमारे पास इसकी क्योंकि फैक्टराइजेशन हो नहीं रही थी तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेंगे, उसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16 16 5 ज़र 80 अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको 16 और 80 को प्लस करें तो 96 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस, अब 16 इंटू क्या हो जाएगा 6, 96 होता है, मल्टीपल करेंगे तो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 और अंडर रूट 16 वैसे का वैसे ओवर 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 ओवर क्या हो जाएगा 8। 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल वही का वही वैसे ही है। अब इसमें भी वही बात है कि इसमें अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट है, इसमें 3 है, तो आप इसको रहने दें और इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा माइनस 6 और ये अंडर रूट में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे इस साइड पे ले आएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये प्लस माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अंडर रूट। अब ये कटिंग कर लें, प्लस माइनस 3x प्लस 3 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस 8 क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अंडर रूट। आप क्या करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करने पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो फिर ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू ये 4x स्क्वायर 4 3 ज़र 12x 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस 8 से माइनस 1 निकालें प्लस 7। फिर इसकी फैक्टराइजेशन यूज होती है तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 12 c इज इक्वल टू 7, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस ये पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 112 अंडर रूट ओवर 8 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस माइनस, अब इसको हल करेंगे 32 अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये देखें 4 8 ज़र 32, अब 4 8 ज़र 32 होता है और 16 2 ज़र 32 होता है, तो 16 2 करेंगे तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 और 2 सिंपल है, उसका अंडर रूट नहीं हो तो अंडर रूट वैसे लिख देंगे ओवर 8, यानी कि 32 अंडर रूट को हम 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं।
अब इन दोनों में 4 कॉमन, तो -3 प्लस माइनस √2 ओवर क्या हो जाएगा 8, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस √2 ओवर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा डे जो है 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 3 of your biology lecture and the topic is appendicular skeleton। कल हमने skeleton के different parts skeleton system के पढ़ना शुरू किए थे, human skeleton system के, तो appendicular skeleton को पढ़ेंगे। appendicular skeleton में 126 bones है। appendicular skeleton is composed of 126 bones और उसके major जो portions हैं वो pectoral girdle, पेक्टोरल गर्डल आपके शोल्डर रीजन को कहते हैं, जो आपके कंधे का जोड़ है इसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। इज मेड अप ऑफ 4 बोन एंड योर आर्म्स कंसिस्ट ऑफ 6 बोन्स, 3 ईच। आपकी हर बाजू में 3 हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, 3 और 3 + 3 6। योर हैंड्स कंसिस्ट ऑफ 56 बोन्स, मतलब उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो 28 बोन्स हैं। और पेल्विक गर्डल जो है वो हमारे पास आता है, मैं अभी फिगर में मार्क करती हूँ, इसमें 2 बोन्स हैं। योर लेग कंटेन 8 बोन्स एंड योर फीट कंटेन 56 बोन्स। तो ये नंबर ऑफ बोन्स आपने याद रखनी है। तो इसमें पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल आता है पेंडिकुलर स्केलेटन में, प्लस लिम्स आते हैं। आर्म्स को कहते हैं 4 लिम्स और लेग्स को कहते हैं हाइंड लिम्स। आप डायग्राम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे। ये आपकी 4 लिम्स हैं और ये जैसे कि गर्डल आपको नज़र आ रहा है, ये आपका शोल्डर गर्डल है और ये आपकी कंधे की हड्डी है, इसको क्लैविकल कहते हैं। और ये आपकी आर्म्स की बोन्स हैं, आर्म में 3 बोन्स हैं। अपर बोन जो है वो ह्यूमरस है, जिसको मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये ह्यूमरस है। और जो नीचे 2 बोन्स हैं, एक रेडियस है और एक अल्ना है। जो आपके थंब साइड पे बोन है वो रेडियस है और जो फिंगर की साइड पे बोन है वो अल्ना है। तो ये आपकी लिम्स हैं। तो आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें गर्डल शामिल है और लिम्स शामिल है। आपकी आर्म्स को मैंने पहले भी बताया था कौन क्या कहते हैं, 4 लिम्स। अब ये हाइंड लिम्स को देखें, हाइंड लिम्स में लेग शामिल है और लेग को मार्क किया है लेग्स और फीट्स। तो लेग में हमारे पास बोन्स शामिल हैं। फेमर इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। और फिर टीबिया और फेब्यूला, और इसके अलावा ये जो आपका नी जॉइंट बना रहे हैं ये बोन्स शामिल हैं। तो अब हम दोबारा इनके नाम देख लेते हैं बोन्स के और लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम देख लिया। और इसको याद कीजिएगा, पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हैं 4, आर्म्स में कितनी बोन्स हैं 6, हैंड्स में कितनी बोन्स हैं 56, पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स हैं 2, लेग्स 8, both legs 4 each, and feet contain 56 bones. So it is very important to memorize the name and location of these bones in each appendicular or axial skeleton. अगला टॉपिक हमारे पास joints है। joint वो जगह है जहाँ पे 2 bones इकट्ठी होती। The location at which 2 or more bones make a contact, वो जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो हड्डियां हैं वो आपस में इकट्ठी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट। द लोकेशन एट विच 2 और मोर बोन्स मेक अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड जॉइंट। फंक्शन, द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मेन इसका मकसद क्या है कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर बोन सिर्फ इस तरह से होती, जैसे आप अपनी बाजू को ही देखें, अगर ये कोनी का जोड़ ना हो तो आप बहुत सारी मूवमेंट ना कर सकें। शायद आप अपने हाथ से निवाला भी अपने मुंह में ना डाल सकें अगर ये जोड़ ना हो। इसी तरह चलने में और भागते हैं जो आप और चलते हैं, अगर आपकी ये नी जॉइंट ना हो तो आप चल ना सकें स्टेबल तरीके से। तो ये जॉइंट्स जो होते हैं ये मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फ्रीली बनाते हैं, सेफ बनाते हैं और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट और स्ट्रक्चर की बेसिस पे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। उनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट की बेसिस पे हम उनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट्स जो कभी मूव नहीं करते उनको हम फिक्स जॉइंट्स भी कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, और मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं दे शो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, वो तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। So here is the detail about these types of bones, like immovable joints. Such joints allow no movement. Immovable joints में कोई movement नहीं होती. Joints between skull bones. आपने कभी देखा है कि आपकी skull की कोई एक bone भी जिसको हिलाया जा सके?
तो आपकी स्कल में एक बोन नहीं है, वो बहुत सारी बोन्स की आर्टिकुलेशन से बनी है, लेकिन उन बोन्स को हम मूव नहीं करते। इवन उनके दरमियान में भी कार्टिलेज मौजूद होती है, बट दे आर फिक्स्ड, उनके जॉइंट्स फिक्स्ड हैं। स्लाइटली मूवेबल वो होते हैं जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, लाइक द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रीज। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इधर डायग्राम में मौजूद हैं, लेकिन डायग्राम ब्लैक एंड वाइट है तो वो शायद उस तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन आपकी बुक पे कलर्ड इमेज मौजूद है, आप उसको देख सकते हो। और आप खुद भी देखते हो, जैसे आप बैठते हो, बेंड करते हो, तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्लाइट मूवमेंट शो करती है, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करती। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है मूवेबल जॉइंट्स। दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। There are many types of movable joints in the body. The main types are as follow: hinge joints. These joints move back and forth. जैसे दरवाज़ा खुलता और बंद होता है ना, तो ऐसे इनकी भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ इन वन प्लेन। ये नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट आप खुद मूव करके फील भी कर सकते हैं। योर नी एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ hinge joint. Ball and socket joint. These joints allow the movements in ऑल डायरेक्शन। ये हिंज जॉइंट्स में देखें बोन्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि दो बोन्स एक प्लेन बनाती हैं और दूसरी बोन आके उसके ऊपर फिक्स हो जाती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो तमाम डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, और ये आपके शोल्डर की बोन है। आप अपनी शोल्डर रीजन से अपनी बाजू को मूव करें तो आप उसको तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसमें एक बोन की शेप सॉकेट की तरह की होती है और दूसरी बोन की शेप बॉल की तरह की होती है, और वो बॉल उस सॉकेट में इंसर्ट हो जाती है। ये आपकी शोल्डर जो जॉइंट्स हैं और हिप जॉइंट है वो इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी। तो स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया था, जॉइंट्स को हमने पढ़ लिया, लेकिन स्केलेटन सिस्टम इज़ नथिंग अबाउट विदाउट द मसल्स, क्योंकि जब तक मसल्स अटैच नहीं होंगे वो मूवमेंट नहीं कर सकती। आपकी बोन्स तो मौजूद है, लेकिन उनको मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है? मसल्स। रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। मसल्स का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कॉम्पोजिशन। दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन। ये किससे बने हुए हैं? कोलेजन। टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल्स टू बोन। टेंडन्स टफ है और मसल को किससे अटैच करते हैं? बोन से। फंक्शन: when a muscle contracts, tendons exert a pulling force on the attached bones which moves as a result. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडन उसके ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से वो मूव करता है। लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड एंड जॉइंट बोन्स टू अनदर बोन बोन एट जॉइंट। तो जॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए समझ लें जिस तरह हम पेजेस को या शीट्स को ज्वाइन करने के लिए गम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह ये टेंडन्स और ये लिगामेंट्स भी वही काम करते हैं गम स्टिक की तरह का। तो ये जॉइंट्स को बोन्स को आपस में, लिगामेंट्स बोन को आपस में अटैच करते हैं और टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स, और लिगामेंट्स इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखते हैं जो बोन्स को कि वो डिसलोकेशन नहीं होने देते किसी स्ट्रेस और ट्रॉमा की सिचुएशन में। आज जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन, जॉइंट्स एंड मसल्स की कुछ टर्म्स बताई हैं, तो आप लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, लेक्चर सुनें और कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करें डिफरेंट पॉइंट्स पे और लेक्चर को नोट करें। दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे एंड ऑल्सो राइट दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। जी डियर स्टूडेंट, आप थर्ड HOD में डे 3 पर जो है वो पहुंच गए हैं और आप लोग अपनी नोटबुक्स जो है वो तैयार रखें। जी डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर हम देखते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग करने के लिए की तरफ जा रहे हैं तो क्या कुछ हम उसके अंदर इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं और कैसे प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स की तरफ जो है वो चले गए। सी इज़ अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सी जो है वो बहुत ही मकबूल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है इसमें रहकर लिखे जाते हैं।
A large variety of the application program and the many modern operating system are written in C. बहुत ज़्यादा application programs जैसे कि MS Word की बात करें, Excel की बात करें, PowerPoint की बात करें, कई और application programs जो हैं उनके जो compiler हैं वो उसमें लिखे गए, कई languages के compiler जो हैं वो C language में लिखे गए हैं, और कई modern operating system Windows की अगर हम बात करें तो XP के कई जो है वो वर्जन्स जो हैं वो उसके अंदर लिखे गए हैं, और ये सी लैंग्वेज की मकबूलियत को या उसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बारे में पता चलता है कि कई एप्लीकेशन प्रोग्राम और कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। आगे चलते हैं तो सी लैंग्वेज करैक्टर सेट की बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर रहते हुए आप कौन से करैक्टर्स जो हैं वो बआसानी इस्तेमाल में ला सकते हैं। द सी लैंग्वेज करैक्टर सेट इंक्लूड्स लेटर्स इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी सी लैंग्वेज कंप्राइजेज द फॉलोइंग सेट ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म द स्टैंडर्ड प्रोग्राम। दे आर कैपिटल A to capital Z in the capital letters, small a to small z in the small letters. In the C programming, small letters and caps letter are distinct. यानी आप कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक तमाम लेटर्स इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक तमाम स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल में ला सकते हैं, और कैप्स लेटर्स भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, स्मॉल लेटर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, दोनों लेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। डिजिट्स की बात करें तो सी लैंग्वेज कंप्राइजेज द फॉलोइंग सीक्वेंस, द नंबर ऑफ द एसोसिएट द लेटर 0 to 9 डिजिट्स। आप तमाम डिजिट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं 0 to 9, यानी जो आपकी न्यूमेरिक काउंटिंग है वो तो वैसे ही 0 to 9 होती है, और इसके बाद जो है वो रेपिटेशन शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है तमाम डिजिट जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो सी लैंग्वेज कंटेन द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर इन एसोसिएटेड विद द लेटर्स एंड द डिजिट्स, जैसे कि आपको मुख्तलिफ किस्म के ये टिलेट इस्तेमाल में लाया जा सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल में आता है, हैश इसके अंदर इस्तेमाल होता है, डॉलर साइन इसके अंदर इस्तेमाल होता है, परसेंटेज साइन इसके अंदर इस्तेमाल में आता है, स्टैटिक इसके अंदर इस्तेमाल होता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, प्लस साइन, वर्टिकल बार, बैक स्लैश, ये माइनस साइन हो गया, इक्वल साइन हो गया, लेफ्ट ब्रेसेस हो गया, राइट ब्रेसेस हो गया, लेफ्ट ब्रैकेट्स हो गए, तो ये तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि उसके अंदर मुख्तलिफ पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं तो कई रिजर्व वर्ड्स जो हैं उसके इस्तेमाल में लाते हैं। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं, आप लैंग्वेज के अंदर उनको रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है, ख़ास मतलब होता है उनका। द वर्ड दैट आर पार्ट फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैव द स्पेशल पर्पस इन द कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। ये वर्ड्स जो हैं तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द वर्ड दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक हिस्सा होते हैं, और ये एक स्पेशल पर्पस के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इनको रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहा जाता है। दे हैव द प्री डिफाइंड यूज्ड एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। ये एक खास मायने रखते हैं और ये किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। रिजर्व वर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन द लोअर केस। रिजर्व वर्ड्स को हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है कि लोअर केस में इसको लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है। देयर आर 32 वर्ड्स डिफाइन इन द रिजर्व वर्ड्स इन सी की अगर बात करें तो तकरीबन 32 रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो बनते हैं। अगर हम कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स की बात करें सी लैंग्वेज के अंदर तो ये सामने मौजूद है। ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, डिफ़ॉल्ट है, डू है, डबल है, एल्स है, इनम है, एक्सटर्न है, फ्लोट है, गो फोर है, गो टू है, इफ़, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल, वाइल। ये मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। रिजर्व वर्ड्स के अंदर जो है वो हम इनको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। यहाँ आपका डे 3 का सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हुआ और डे 4 में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे पढ़ेंगे। डे 3 पे अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है वो हम चलेंगे और मैं आपको यहाँ पर आगे इसके बारे में समझाता हूँ। डे 3 में चलते हैं आगे की तरफ। डे 3 ये इसी से ही एक ताल्लुक़ रखने वाला, जो ऊपर हमने पिच ऑफ साउंड जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ श्रिलर देन दैट ऑफ मैन। ख़वातीन की आवाज़ जो है वो मर्दों की आवाज़ के मुकाबले में क्यों पतली होती है, तेज़ होती है, वजह क्या होती है? द श्रिल इज़ ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पिच। जितनी पतली तेज़ धार आवाज़ जो है वो किस पे दारोमदार होता है? उसका फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ वेव्स पे और पिच पे होता है।
और पिच का जो है वो ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उतनी ज़्यादा होगी। तो साउंड भी श्रिल होगी उतनी ज़्यादा। द हायर द पिच द श्रिलर द साउंड। As the sounds produced by the vocal cords of women and children are naturally higher than men। ये कुदरती तौर पे इनके vocal cords से जो निकलने वाली vibrations होती हैं, जो sound होती है, जिसको हम कह सकते हैं बच्चों के और औरतों की, वो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे जो है वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। So the sounds produced from the voices of women, children are shriller than men। अगला भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन टू लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या ताल्लुक है, ये इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो लाउडनेस पे क्या असर पड़ता है। लाउडनेस ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज्ड। जाहिर सी बात है एक जगह में नंबर ऑफ साउंड वेव्स जो है वो बढ़ रही हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इट मीन्स दैट उस वहाँ पर फिर लाउडनेस भी, उसकी आवाज़ की जो गूंज होगी, बुलंदी होगी, वो भी बढ़ती जाएगी। विल बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एम्पलीट्यूड जो है वो फ्रीक्वेंसी के। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी आवाज़ आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से कितनी दूर तक जा सकती है, ये चीज़ उसकी क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। आपकी आवाज़ जहाँ पे आप बैठे हों और वहाँ से आप किसी को आवाज़ लगाएं तो वो अगर बंदा काफ़ी दूर हो तो अगर उस तक पहुँच जाती है तो इट मीन्स दैट ये चीज़ क्या शो करती है? एक तो एम्पलीट्यूड को, और दूसरा आपका एम्पलीट्यूड आवाज़ का भी ज़्यादा है, इसको शो करती है। तो लाउडनेस का एम्पलीट्यूड पे दारोमदार होता है और एम्पलीट्यूड का सारा दारोमदार फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये इसका रिश्तेदार है और ये इसका रिश्तेदार है तो फिर इसने इसका रिश्तेदार हो जाना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, the amplitude has got bigger because the sound is louder। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आवाज़ लाउडर होगी, ज़्यादा ऊंची होगी, ये कहना का मकसद है। दूसरा एक पॉइंट है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड हैव डिटरमिन्स इट्स नंबर 1 लाउडनेस एंड नंबर 2 पिच। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, खसूसियत है जो लाउडनेस को शो करती है और दूसरी पिच को शो करती है। एम्पलीट्यूड जो है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का कि वो कितनी दूर तक आवाज़ जा सकती है, वो चीज़ जो है, और फ्रीक्वेंसी ये लाउडनेस को शो कर सकती है। और बी पिच को कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? फ्रीक्वेंसी शो करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा पिच होगी। एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो वो आपको, अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना चाहता है। ऑन व्हाट फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे ट्यूनिंग फॉर्क जो एक एपरेटस है जो कि स्कूल लेबॉरेटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है आवाज़ की प्रोडक्शन के लिए, वो कौन से अवामिल है जिस पे फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क की डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ इट्स प्रंग्स। उसके जो प्रंग होते हैं, ठीक है, उनके मास पे डिपेंड करता है। द ग्रेटर द मास द लोअर द फ्रीक्वेंसी। जितना वो भारी होगा उतना ही कम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये याद रखें। इसलिए स्कूल लेबॉरेटरीज़ के अंदर जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ किए जाते हैं वो ट्यूनिंग फॉर्क जो हैं वो हल्के होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनका मास जितना कम होगा उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो फिर साउंड भी उतनी ही क्लियर होगी उसमें, ये याद रखें। ये कहाँ पे था? यहाँ पे था, देखें। विच मीन्स द लोअर द पिच। ये वो वजह होती है, वो फैक्टर्स होते हैं। अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी और उसी हिसाब से उसकी पिच भी कम होगी, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। वो कौन से अवामिल हैं जिस पे लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। ये अब यहाँ पर 3 वो फैक्टर्स हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। अगर इसको आपने नहीं समझा तो ये चैप्टर में आपको लाउडनेस बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि जो एक सेंसिटिव एयर है उसको आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई देगी, लेकिन जो एक डिफेक्टिव एयर वाला एक
पर्सन है तो उसको आवाज़ या तो धीमी सुनाई देगी या बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। नंबर 3 पॉइंट, साउंड इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड इन वाट पर स्क्वायर मीटर। ये इसमें मेजर की जाती है, ये इसकी यूनिट है वाट पर स्क्वायर मीटर। और लाउडनेस किस में, लाउडनेस इज़ मेजर्ड इन सोन्स, ये सोन्स में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है, सोन्स में। ये जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, उनको हम सोन्स बोलते हैं, ये उसमें मेजर की जाती है। चलते हैं आज के तीसरे दिन के सबक की तरफ। मारूजी सवालात, दर्जे सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवाल, कुफ़ार के लश्कर और यहूद ने क्या चाल चली? काफरों के लश्कर ने मदीना का मुकम्मल मुहासरा कर लिया और यहूदियों ने उनके साथ साजबाज करके मदीना के अंदर से मुसलमानों पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। लिहाजा मुसलमानों को दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी ख़तरे से दो चार कर दिया गया और मुसलमानों के ऊपर नीचे से उन पर फ़ौजें चढ़ दौड़ीं। सवाल, खौफ और दहशत से मुसलमानों का क्या हाल था? जवाब, जंग खंदक के वक्त, खंदक ये उहद को भी कहते हैं, जंग खंदक और उहद एक ही है। जंग खंदक के वक्त मुसलमानों को हर तरफ से घेर लिया गया था। काफरों का इतना बड़ा इज्तिमा और गज़ब देख कर कमज़ोर दिल मुसलमान घबरा उठे, उनकी आंखें खुली रह गईं और उनके कलेजे मुँह को आने लगे। सवाल, मोमिनीन की आजमाइश किस तरह की गई? जवाब, मोमिनीन यानी मुसलमानों की आजमाइश ये थी, चारों तरफ से मशरिक़ मगरिब शमाल जनूब से दुश्मन ने घेर रखा था। बनु कुरैज़ा जो है ये यहूदियों का एक मशहूर कबीला था। बनु कुरैज़ा के यहूदी जिनसे दोस्ती का माहिदा था मुसलमानों का, उन्होंने आज शिकनी करके दुश्मनों के साथ दिया। और फिर दूसरी बात यह कि कमज़ोर दिल मुसलमान और मुनाफिकीन अपने मोर्चे खुले छोड़कर भाग रहे थे, मगर सच्चे मोमिनों का एक गिरोह इस वक्त भी अपने जगह डटा हुआ था। सवाल, मुनाफिकीन किस तरह मुसलमानों के हौसले पस्त कर रहे थे? जवाब, मुनाफिकीन कह रहे थे कि इतने बड़े लश्कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नहीं लड़ सकते। दूसरा, बनु कुरैज़ा ने भी दोस्ती का माहिदा ख़त्म कर दिया और हमारे घर गैर महफूज हो गए हैं, लिहाजा खंदक की हिफाजत छोड़कर अपने घरों को पलटो। फ़तह और नुसरत का वादा कहाँ गया? यहाँ तो रफ़ा हाजत तक मुश्किल कर दी गई। रफ़ा हाजत से मुराद वाशरूम जाना भी मुश्किल कर दिया गया है। सवाल, मुनाफिकीन की बुज़दिली पर अल्लाह ने क्या फ़रमाया? जवाब, अल्लाह ने फरमाया, ए नबी इनसे कह दो अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हें नफ़ा हरगिज़ नहीं देगा, यानी फ़ायदा नहीं देगा मगर थोड़ा, और अगर अल्लाह तुम्हें सज़ा देना चाहे तो तुमको कौन बचा सकता है? सवाल, जिहाद में रुकावट डालने वाले कौन लोग थे? जवाब, ये लोग मुनाफिक थे जो अंसार को रसूलुल्लाह का साथ देने से रोकते थे। ये बज़ाहिर मुसलमानों के साथ जंग में शरीक थे मगर अंदरून खाना यहूदियों और कुफ़ार से मिले हुए थे और नफ्सियाती तौर पर मुसलमानों को दुश्मनी की अददी बरतरी यानी फ़िगर के अतबार से अददी बरतरी और समान हर्ब से, हर्ब कहते हैं जंग को, यानी जंग के समान से डराते थे। सवाल, मुनाफिकीन की बखीली क्या थी? जवाब, मुनाफिकीन लड़ाई में तो शरीक होने से उज़र पेश करते और कहते थे कि हमारे घर गैर महफूज हैं और चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दुश्मन के मुकाबले पर तनहा छोड़ दें ताकि दुश्मन उन पर आसानी से फ़तह हासिल कर ले। और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फ़ाक़ यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, और हुजूर की मदद करने में बखीली करते थे और माल गनीमत की तकसीम के मौका पर तेज़ ज़बानों के साथ अपना हिस्सा मांगते थे। हर सवाल के दिए हुए 4 मुमकिन जवाबात में से एक ऊपर गोल दायरा लगाएं। हमने उन कुफ़ार मक्का पर भेजी हवा और गैबी लश्कर, जब वह कुफ़ार तो पर हमलावर हुए ऊपर नीचे से, जब पथरा गई आँखें, वहाँ गुमसान की जंग में आजमाए गए मोमिन। मुनाफिकीन कहने लगे कि अल्लाह उसके रसूल ने वादा नहीं किया है मगर धोखे का। मुनाफिकीन कहने लगे हमारे पीछे खुले पड़े हैं घर, हालांकि ये लोग इकरार कर चुके थे कि वो ना फेरेंगे पीठ। तुम्हारा भागना तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा मगर कम, अल्लाह के वादे की ज़रूर होगी बाज़ पुरस, ये तुम्हारे बारे में करते हैं बुखल
उनकी आँखें पथरा रही थीं जैसे किसी को गशी आ रही हो मौत से, और अगर उन पर हर तरफ से घुस आएँ फौजें। कुफार तुम्हारे बारे में हैं इंतहाई बखील।